हम लोग नेक्स्ट सेशन स्टार्ट कर रहे हैं बूस्टर का। सेशन 4 है हमारा। इसमें कल हमने कहाँ तक पढ़ा था? इलेक्शन वाले सवाल तक। इलेक्शन वाले थोड़े अच्छे सवाल हो गए थे, तो इस वजह से मैंने सेशन एंड कर दिया कि ज़्यादा लंबा ना हो। तो ये सेशन भी लगभग आपके 30 सवाल है, 1.5 घंटे मान लेते हैं। कल थोड़ा स्लो भी पढ़ाया था क्योंकि कुछ डिफिकल्ट सवाल थे, ये आसान सवाल होंगे। चलो, आपको क्या करना है, ये बात आपको याद होगा। पहले आपको सॉल्व कर लेना है, पॉज करना है, फिर सॉल्व करना है, पॉज करना है, फिर सॉल्व करना है, ठीक है? नहीं तो या तो पहले सॉल्व करके ही देखना स्टार्ट करो। 15 तक मैंने कराया था। 16वां, रीमा अपनी मासिक आय का 35% खाद्य पदार्थों पर और शेष का 15%, रिमेनिंग वाला कॉन्सेप्ट है, कपड़ों पर और शेष का 40% वो बचाती है। यदि उसका मासिक वेतन 27,500 है तो हर महीने कितना बचाती है? रीमा कमाती कितना है? 27,500। मुझे क्या पता करना है? सेविंग। अगर वो 35% खाने पे खर्च करती है तो बचाती कितना है? 65%। अगर वो 15% कपड़े पे खर्च करती है तो बचाती कितना है? 85%। और बोला है सी सेव 40% ऑफ रिमेनिंग इनकम, तो हाउ मच डज सी सेव? तो ये जो उसका रिमेनिंग इनकम है, इसका वो 40% सेव करती है, तो इसका 40% सेव कर लेते हैं। अगर इतना वो कमाती है, खर्चा करने के बाद इतना पैसा बचा, खर्चा करने के बाद इतना पैसा बचा, और जितना बचा उसका 40% सेव कर ली। पूछा गया मंथली क्या सेव करती है। इसे सॉल्व करना बहुत आसान है, लेकिन अगर मैं बात करूं तो अगर कोई अच्छा बच्चा होगा तो इसे कैलकुलेट नहीं करेगा, इसे वो डिविजिबिलिटी से करके निकल जाएगा। सर कैसे डिविजिबिलिटी से करेगा? देखो, जो आंसर होगा वो 13 का मल्टीपल होगा, 17 का मल्टीपल होगा। अगर इसे ध्यान से देखो तो ये 11 का मल्टीपल है। पहले 11 का मल्टीपल चेक करते हैं। 6, 7, 13, 5, 18 से 7 गया 11, ये आंसर पॉसिबल है। होल्ड। 6, 7, 13, 5, 18 से 7, 2, 9 गया, 9 नहीं पॉसिबल है। 6, 7, 13, 5, 18 से 1 गया, 6, 7, 13, 5, 18 से 3 गया। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सवाल। सीजीएल 23 का आया हुआ सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 17 अगस्त 2021 एसएससी सीजीएल 2020 का सवाल है आपके सामने, करने का कोशिश करिए। ट्राई टू रीड द क्वेश्चन and try to solve the question. रंजन spent 10% of his salary on rent. रंजन अपने वेतन का 10% किराए पर खर्च करता है। He spent 20% of the remaining part of the salary on transport. और जो बचे हुए पार्ट है उसका 20% वो ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च करता है। 10% रेंट पे खर्च किया तो बचा कितना? 90%। तो x का 9/10। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 10 उसका एक्सपेंस था, 10 उसका इनकम था और 9 उसका एक्सपेंस था। 10 से 9 कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये लिखने का तरीका आसान होता है। 20% ऑफ द रिमेनिंग ऑन ट्रांसपोर्ट, 20% खर्च कर दिया तो बचा कितना? 80%। 80 का मतलब 4/5। आफ्टर विच ही स्पेंट 40% ऑफ द बैलेंस ऑफ द सैलरी ऑन फूड। 40% फूड पे खर्च किया तो बचा कितना? 60%, 3/5। फर्दर ही स्पेंड 80% ऑफ द बैलेंस ऑन वेरियस बिल्स। अब जो बच गया था उसके 80% को कुछ और बिल पे खर्च किया तो बचा कितना? 20%। अब अगला लाइन है, ही डिपोजिट Rs 5,000 इन द बैंक एंड केप्ट द रिमेनिंग 1480 फॉर ऑन पिटी एक्सपेंडिचर। पिटी एक्सपेंडिचर छोटे मोटे खर्चे। अगला लाइन बोला है फाइंड द मंथली सैलरी। अब 5,000 जमा किया तब 1480 बचा, मतलब इतने खर्चे के बाद जो बचा हुआ अमाउंट होगा वो 5,000 प्लस 1480 6480 होगा। लास्ट खर्चे के बाद उसके पास 6480 बचा होगा, उसमें से भी 5,000 बैंक को दे दिया, फिर 1480 बचा। तो मुझे लास्ट खर्चे को कंपेयर कर दिया उसके लास्ट सेविंग से। काटा कुटी करते हैं। 9 से काटा, 9 7 63, 9 दूना 18, 4 तिया 12 छक्के 72, मल्टीप्लाई करते हैं।
5 छक्के 30, 3 पचे 15, 15 पचे 75,000 का महीना कमाता है। क्लियर? यस सर। कुछ नहीं किया हूं, इधर ले जाके सबको मल्टीप्लाई कर दिया। ऑप्शन ए विल बी द सही उत्तर ऑफ दिस सवाल। अगले सवाल पे आते हैं। सक्सेसिव मेथड चल रहा है अपना। सवाल है कि एक पुस्तकालय में 20% किताब हिंदी में है, शेष 50% अंग्रेजी में है, शेष 30% फ्रेंच में है, तो शेष 6300 किताब क्षेत्रीय भाषा में है। तो पुस्तकालय में संख्या पुस्तकों की कितनी है? अब लाइब्रेरी में मान लेते हैं कि x किताबें हैं, 20% बुक हिंदी में है, तो जो बचे हुए बुक होंगे वो अदर भाषा में होंगे 80%। लेकिन जो बचे हुए उसके 50% इंग्लिश में है, तो 50% इंग्लिश में तो 50% अदर भाषा में होंगे, तो उसका 50%। अब जो बचा हुआ है उसके 30% फ्रेंच में है, 30% फ्रेंच में है, तो उसके बचे का 70% किसी और लैंग्वेज में होंगे, तो इसका 70%। लेकिन वो बोल रहा है नहीं, जो बचा है ना वो 6300 है और वो रीजनल लैंग्वेज में। क्लियर? क्लियर है? काटो। 7 नमा 63, 2 दूना 4, 2 से काटा, 2 पचे 10। कहीं गलती किया क्या? 22,500 है? हाँ है। 5 पचे 25 नमा 225। 22,500 विल बी द सही उत्तर ऑफ दिस सवाल। आइए अगले सवाल को करते हैं। अगला सवाल आपके कदमों में है, सॉल्व करने का कोशिश किया जाए। एक स्कूल में 4% स्टूडेंट अपीयर नहीं होते हैं एनुअल एग्जाम के लिए। जी हाँ सर। 10% स्टूडेंट अपीयर होते हैं तो पास नहीं होते हैं। जी हाँ सर। और जो बच्चे रिमेनिंग है उसके 50% को डिस्टिंक्शन मार्क्स मिलता है और 432 स्टूडेंट एग्जाम को पास द एग्जाम बट कुड नॉट गेट द डिस्टिंक्शन। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल। मान लिए कि x छात्र थे, x के 4% को अपीयर नहीं हुए। 4% का मतलब होता है 1/25, तो 25 में से 1 अपीयर नहीं हुए तो 24 अपीयर हुए। तो x का 96% या फिर 24/25 अपीयर हुए। 10% पास नहीं कर पाए तो 90% पास कर गए। और 90% में से जो पास हुए थे 50% को डिस्टिंक्शन मिला। इट मीन्स उसके 50% को डिस्टिंक्शन नहीं मिला। तो इसका जो 50% है वो बराबर है 432 के। 24 नवा 216, 216 से 2 बार में खत्म। 25 दूना 50, 500 गुणे 2, x बराबर आ गया 1000। 1000 बच्चे होंगे। अब देखो इन्हीं सब सवालों में तो परेशान करता है एग्जामिनर। अगर मैं इलेक्शन वाला पढ़ाया था ना तो उसमें 6 टाइप बांट के पढ़ाया था, याद है? हाँ याद है। उसमें अगर ये पूछ ले कि कितने बच्चे थे जो अपीयर नहीं हुए एग्जाम में, तो हालत खराब हो जाएगी। या फिर ऐसे पूछ ले कितने बच्चे थे जो फेल हो गए पेपर में, तो आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा। उसका ही शॉर्टकट में उस क्लास में सिखाया हूं, सक्सेसिव का ही था वो पार्ट। चलो इस सवाल को करो। सवाल ये है कि एक आदमी अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 20% कपड़ों पर करता है, शेष का 10% शिक्षा पर करता है। यदि वो 17,280 रुपए बचाता है तो कपड़ों पर खर्च की गई राशि और शिक्षा पर खर्च की गई राशि का अंतर क्या है? अभी थोड़ा देर पहले यही समझाना चाहता था कि अगर बीच वाला पार्ट पूछ ले कि फेल बच्चे कितने हैं, पास बच्चे कितने हैं, कितने लोग अपीयर हो ना पाए, तो कैसे करोगे? तो आओ उसको इस सवाल के माध्यम से करेंगे। अगर मैं बोलूं कि आदमी x रुपए कमाता है तो इसका 20% फूड पे खर्च करता है, तो बचाता कितना है? 80%। ठीक है। अब मैं बोलूं जो ये 80% था इसका 20% तो क्लोथ पे खर्च करता है, तो बचाता कितना है? 4/5। अब ये पार्ट का जो 80% है वो बचाता है, लेकिन ये पार्ट का जो 20% है वो खर्चा करता है क्लॉथ्स पे। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। एंड 10% ऑफ द रिमेनिंग स्पेंड ऑन एजुकेशन। अब इसका 10% एजुकेशन पे खर्च करता है, तो इसका 90% तो बचाता है।
और जो बचा के रखता है वो 17,280 है। अब ध्यान से सुनना, इस पार्ट को लिख दिया हूं, अब आगे ध्यान से सुनना। आगे ना उन लोगों टाइप नहीं करना है, वो बच्चे होते हैं जो ऐसे निकालते हैं। बच्चे क्या करेंगे, पहले टोटल इनकम निकालेंगे, फिर उसका फूड का खर्चा निकालेंगे, फिर क्लॉथ का खर्चा निकालेंगे और प्रोसेस लंबा कर देंगे। आपने नहीं करना, आपको लास्ट क्लास में यही चीजें तो सिखाया था, याद है ना, 6 टाइप 7 टाइप बांट के इलेक्शन वाले में। उसी टाइप को देखो यहां पे कंक्लूड करता हूं। मैं बोलूं कि वो कमाता कितना है एक्स, उसका 80% उसके पास है क्योंकि 20% खाना पे खर्च कर दिया, और इसका जो 20% है वो क्या है, उसका क्लॉथ का खर्चा। और जो 80% का बचा हुआ 80% का 10% खर्च कर रहा है, वो है उसका एजुकेशन का खर्चा। तो ये उसका 10%, ये उसके एजुकेशन का खर्च है और ये उसके क्लॉथ्स के खर्च है। समझ पा रहे हो? फिर से एक बार बोलता हूं, वैसे समझ गए होगे। एक्स का 80% वो बचा है फूड के बाद, उसका वो 20% क्लॉथ पे खर्च किया, तो इसका 20% निकाल लिया। और इसका जो 80% बचा था, उसके बाद जो 80% बचा था, जो वो 20% क्लॉथ पे खर्च कर लिया था, उसका जो 10% खर्च किया है वो एजुकेशन पे किया है, वो भी लिख लिया। अब मेरे को पता है कि एक बार मैं इसका वैल्यू निकालता हूं। कैसे निकालूंगा, 9 से काटा, 36 से काट लेता हूं, 9 चौके 36 से काटता हूं, 36 5 180 होता है, तो 36 चौके 144, कितना बच जाएगा 28, 36 8 288, 50 गुणे 48 कितना हुआ 24,000। तो x का 4/5 का 1/5 कितना होगा, 48 5 240, 24,000। अब मेरे को निकालना है x के 4/5 का 1/10, तो सिर्फ 9 से काट लो, सिर्फ 9 से काट लो। देखो 9 से काटा, 9 एकम 9, 9 81, 9 दूना 18, ये 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 19,200। दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है 4800। कहां गलती कर रहा हूं पे, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट स्पेंट ऑन क्लॉथ्स। तो x का 80% का 20%, 4/5। अच्छा, थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर है, टेंशन नहीं लो, देखो ये सही हो जाएगा अभी। x का 4/5 का 1/5 निकालना है, तो 9 से काटे तो इतना आया, आप 4 से काट दो। 4 से काटा कितना आया, 4 चौके 16, 3 बचा, 4 8 32, ये हुआ ना जी सर। अब मेरे को निकालना था x का 4/5 का 1/5, तो ये 4800 में मल्टीप्लाई होगा, तो ये 4800 हो जाएगा। अभी यहां तो कोई गलत नहीं है ना, x का 4/5 का 4/5 का 1/10, सिर्फ 9 से काटना था और ये 1920 होगा। देखो थोड़ा सा हल्का सा कैलकुलेशन एरर था, क्योंकि मुझे 1/10 चाहिए, तो सिर्फ 9 से काटा, वही आंसर हो गया। 10 से मल्टीप्लाई क्यों करूंगा। और जब मेरे को x का 4/5 का 1/5 चाहिए, तो मैं इस पूरे पार्ट को बचा लिया 4 से काट के, 4800। हल्का सा एरर कर दिया था, मल्टीप्लाई कर दिया था। इन दोनों का डिफरेंस ले लो, 4800 से 2000 घटा लो, तो सीधे सीधे 2800 और 80 जोड़ दो, 2880। समझ में आया? बहुत लोग होंगे जिनको थोड़ा कम समझ में आया होगा, तो मैं थोड़ा सा होल्ड करता हूं, एक बार और समझाता हूं, अगर कम समझ में आया होगा तो। देखो x का जो 4/5 है वो क्या है सर, ये है आपका 20% खर्च करने के बाद बचा हुआ अमाउंट, रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर फूड, रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर फूड। और अगर मैं इसका जब 20% खर्च किया 1/5, तो ये क्या है सर, खर्चा जो हुआ है क्लॉथ्स के ऊपर। तो मैं x का 4/5 का 1/5 निकाला, तो एक बार 4 से काट दिया, एक बार 9 से काट दिया, फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो x का 4/5 का 1/5, 480 इंटू 10, 4800 आ गया। लेकिन x पर जो बचा था फूड पे खर्च करने के बाद वो 80% था, और उसके बाद क्लॉथ पे खर्च करने के बाद बचा था उसका 80% बचा था, क्योंकि 20% खर्च कर दिए थे। और इसके ऊपर जब मैंने 10% खर्च किया तो वो एजुकेशन का था, तो इसका 10%, तो ये इसका वैल्यू है। बस इतना ही है और कुछ नहीं है। ठीक है,
चलो अगले सवाल पे आ जाओ। अगला सवाल मस्त सवाल है, देखो अगला सवाल आपका बोला है एक आदमी 12.5% ऑफ हिज इनकम खर्चा करता है फूड पर, 18 से ही 3/4% ऑफ रिमेनिंग पार्ट ट्रेवलिंग पर और 20% ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑन एजुकेशन पर। फाइनली हिज टोटल एक्सपेंडिचर इज 3450। फाइंड हिज टोटल इनकम। अब करो इस सवाल को, थोड़ा सा अच्छा सवाल है। सर एक व्यक्ति अपने आय का 12.5% खर्च कर दिया भोजन पर, तो बचाया कितना? 12.5% का मतलब होता है 1/8। 1/8 खर्च कर दिया तो 7/8 बच गया इनकम का। जी सर। 18 से ही 3/4% यात्रा पर खर्च किया तो 18 चौके 72 3 75/400 खर्च किया। 25 दिया 75, 25 चौके 100। ऐसे 18.75 सबको याद होगा, 3/16 होता है, फिर भी मैं निकाल दिया 3/16। तो 16 में से 3 खर्च किया तो बचा है कितना? 13/16। अगर मैं बोलूं 20% ऑफ रिमेनिंग खर्च किया हो किस पे? एजुकेशन पे, तो बचा है कितना? 4/5। अब मैं अगर बोलूं कि यहां पर दिया है फाइनली हिज टोटल एक्सपेंडिचर इज 3450, यहां पे ये नहीं दिया है कि सेविंग कितना है, तो सर फिर मैं ये निकाल क्यों रहा था सेविंग? मैं तो बेवकूफ हूं ना जो सेविंग निकाल रहा था। मैं क्या करता, हर बार खर्चा ही निकाल देता। हाँ लेकिन गलती हो जाता मेरे लाल। अब यहां से समझो, अगर मैं बोलूं कि 16×5 = 80, 8×8 = 64, 640 और ये कितना होगा? 13 चौके 52, 7 दूना 14 और 7 × 5 = 35, 1 36। 640 अगर वो कमाता है तो 364 बचाता है, तो खर्चा कितना करता है? 640 - 364, डिफरेंस ले लो। 10 से 4 गया 6, 13 से 6 गया 7 और 5 से 3 गया 2, 276। वो 276 रियलिटी में खर्चा करता है। 8 में से 7 बचाता है 1 खर्चा करके, 16 में से 13 बचाता है 3 खर्चा करके, 5 में से 4 बचाता है 1 खर्चा करके। तो 640 में से 364 बचाता है 276 खर्चा करके, लेकिन वो खर्चा कितना करता है रियलिटी में? 3450। तो 276 यूनिट का वैल्यू पता है और आपको 640 यूनिट का वैल्यू बताना है। काटा कोटी करते हैं। ये आपको कट रहा है 138 से, 138 कटता है 23 से, 23 से काटते हैं पहले। 23 से कम 23, 23 दूना 46, 23 से कम 23, 23 × 5 = 115, 3 चौके 12, 3 × 5 = 15, 4 यूनिट बराबर हो गया 50 के। मुझे 640 यूनिट का वैल्यू चाहिए, 16 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ। 16 चौके 64 बराबर हो गया 16 × 5 = 80, 800। 640 के लिए 8000 हो जाएगा, तो 640 यूनिट बराबर हो जाएगा 8000। क्लियर है? यस सर, एकदम क्लियर है। बिल्कुल कोई चिंता, कोई दुख, कोई दर्द, कोई तकलीफ की बात ही नहीं है हमारे पास। तो आइए अगले सवाल को करिए। अगला सवाल है आपके सामने। रविंदर एक चिकित्सा बीमा पॉलिसी में 3750 रुपए का निवेश किया। देखो लैंग्वेज कैसे बदलता है सवाल का। ये शायद CGL 2023 प्री का आया हुआ सवाल है। सवाल की लैंग्वेज को समझना। रविंदर इन्वेस्ट 3750 विच इज इक्वल टू 15% ऑफ हिज मंथली सैलरी इन अ मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी। लेटर ही इन्वेस्ट 25% एंड 8% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन अ चाइल्ड एजुकेशन पॉलिसी एंड म्यूचुअल फंड्स रिस्पेक्टिवली। द टोटल अमाउंट लेफ्ट विथ हिम इज। पहले साहब ने 15% खर्चा किया जी, फिर 25% खर्चा किया जी, फिर 8% किया, तो 15 + 25 + 8 48% किया। यहां पे ये नहीं बोला हुआ है कि बचे हुए अमाउंट का 25% और बचे हुए अमाउंट का 8% किया है, कहीं नहीं बोला है रिमेनिंग अमाउंट का किया है। वो सिंपल भाषा में बोला है पहले 15% किया, फिर 25% किया, फिर 8% किया। खर्चा कितना किया? 15 + 25 + 8 48% खर्च कर दिया। बचाया कितना होगा सर? बचाया होगा 100 - 48 52% बचाया होगा। तो मुझे 52% का वैल्यू निकालना है। कब? जब मुझे 15% का वैल्यू पता है।
कितना है 3750, क्योंकि खुद ही बोला है कि 3750 इज इक्वल टू 15%। तो 15% का वैल्यू मुझे गिवन है 3750। तो 1/13 का मल्टीपल देखो है क्या, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। 13, 52 में 13 है ना, 13 का मल्टीपल है, किए खत्म हो गया। ऐसे काट के देख लो, 15 दूना 30, 15 पचे 75, 1% बराबर हो गया 250 के। तो 52 गुणा 250। अब 52 गुणा 250 करने में ऐसा नहीं करना है कि मैं पढ़ रहा हूँ 25 दूना 50, 25 5 125, नहीं, मैं क्या किया, इसमें से 4 मल्टीप्लाई कर दिया। तो 13 गुणे 4 गुणे 25 कितना 100, तो 13 पर 3 0, 13,000। क्लियर? यस सर, एकदम क्लियर। नेक्स्ट सवाल को करो, नेक्स्ट सवाल को करो। मस्त सवाल है, सिलेक्शन पोस्ट का है वो सवाल है। सवाल यह है कि एक परिवार कुल आय का 30% बचाता है और बचत राशि व्यय के आधे से 600 कम है। A family saves 30% of the total income and the saving amount is 600 less than half of the expenditure. If the total expenditure is spent on health, food and education, जो उसके खर्चे हैं उसे 3 भाग में खर्चा किया जा रहा है, कुछ हेल्थ पर, कुछ फूड पर, कुछ एजुकेशन पर, उसका रेशियो दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि उसके एजुकेशन पे कितने खर्चे हो रहे हैं। सर सिंपल सी बात है, 30% बचाता है मतलब 70% खर्च करता है। हाँ, 70% 3 भाग में करता है, 3 5 6 में। तो 6 3 8 5 13 हो गया, नहीं 6 3 9 5 14 14। तो जो 14 यूनिट है वो किसके बराबर है, 70% के। तो 1 यूनिट 5% हो गए। मुझे किसका बताना है, एजुकेशन का। तो हेल्थ फूड एजुकेशन, एजुकेशन यहां है। तो 1 यूनिट 5%, 6 यूनिट 6 5 30%। वो अपने इनकम का 30% हिस्सा जो है वो खर्च करता है एजुकेशन पे। ये बात मुझे पता चल गया, ठीक है। कैसे पता चला ये समझ रहे हो ना। 30% तो सेव कर रहा है, 70% तो खर्च कर रहा है, और ये 70% 3 भाग में खर्च कर रहा है। 3 5 8 6 14, 14 यूनिट बराबर है 70%, 1 यूनिट बराबर है 5%। तो यहां पे पता चला कि जो हेल्थ पर खर्च कर रहा है 3 5 15%, जो फूड पे खर्च कर रहा है 5 5 25%, और जो एजुकेशन पे खर्च कर रहा है 6 5 30%। तो मुझे एजुकेशन से मतलब है, तो एजुकेशन निकाल के बैठ गया। अब अगला लाइन है कि, अगला लाइन ध्यान से पढ़ना, कि जो उसका द सेविंग अमाउंट 600 लेस देन हाफ ऑफ द एक्सपेंडिचर, जो उसका एक्सपेंडिचर है उससे के आधे से 600 कम है सेविंग। अगर मैं बोलूं उसका एक्सपेंडिचर कितना है 70, 70 का आधा कितना है 35, और 35 से कम कितना है 30, 5। तो जो 5% है वो बराबर है 600 के। तो 5 छक्के 30, 6 गुना 6 3600। 5 का 6 गुना है तो 600 का 6 गुना हो जाएगा 3600। क्लियर है? यस। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। सीजीएल 23 का आया हुआ सवाल है, करो, करने का कोशिश करो। देखो मैंने ना जो अच्छे सवाल थे उसी को रखा है सीजीएल 23 का, वो इजी सवाल नहीं रखा कि 30% सेव करता है तो और उसका जो एक्सपेंडिचर है वो 900 रुपए, तो क्या होगा। ऐसे बेसिक सवाल नहीं रखा हूं मैं, वो खुद से कर लेगा कोई भी। इन जनवरी 2022 कृति पेड एन ईएमआई व्हिच वाज 22% ऑफ हर मंथली इनकम। अब देखो शब्द को पढ़ना, ये शब्द है, सी स्पेंट द रिमेनिंग सैलरी ऑन शॉपिंग ऑफ ग्रोसरीज एंड क्लोथ्स इन द रेशियो ऑफ 7:5। सी स्पेंट 18,200 ऑन शॉपिंग ऑफ क्लोथ्स। अब जो उसके पास पैसे थे उसके हिस्से को 7:5 में खर्चा करी है, और जो 18,200 खर्चा करिए वो कपड़े पे खर्चा करिए, और जो कपड़े पे खर्चा करिए 5 यूनिट करिए। आपके सामने है, हमने कुछ नहीं कहा। अब बोला है इफ इन फरवरी 2022 हर सैलरी इंक्रीज्ड बाई 16%। 16% से इंक्रीज होने का मतलब क्या है, 29/25 हो गई होगी, 116/100 हो गया होगा। देन व्हाट वाज हर सैलरी इन फरवरी। 29 का मल्टीपल एक बार ट्राई कर सकते हो अगर रिस्की हो तो। मैं रहता तो ट्राई कर जाता,
लेकिन चलो रिस्क है, 29 का मल्टीपल चेक करना, 4 का मल्टीपल चेक करना तब भी आसान है, छोड़ो रहने दो। हम लोग क्या करते हैं ना, सीधा सॉल्व करते हैं। 29 का मल्टीपल, 13 का भी मल्टीपल हो सकता है क्या, 7 5 12, ये 13 का मल्टीपल है, 13 गुणे 14 है ना, 13 कम 13, 13 का भी मल्टीपल ट्राई कर सकते हो। छोड़ो हम लोग वो सब नहीं रिस्क लेते हैं, थोड़ा सा ना रिस्की है, बड़े मल्टीपल देखना। सॉल्यूशन करते हैं। 22% मैडम ने खर्च करा है ईएमआई पर, बचे कितने 78। हमें 78 से क्या मतलब है सर, हम उसको छोड़ते हैं, सीधा देखते हैं कि 5 यूनिट का वैल्यू 18,200 है। हाँ, तो 12 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, तो 5 यूनिट का वैल्यू 18,200 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू होगा 18,200 बटे 5 और इंटू 12। 13 तो कट जा रहा है। अब अगला लाइन देखो, अब ये जो आया मेरा, ये क्या आया, ये पार्ट आया कि सी स्पेंट द रिमेनिंग सैलरी ऑन शॉपिंग एंड ग्रोसरीज। 5 यूनिट का वैल्यू पता था, मैंने 12 यूनिट का वैल्यू निकाल लिया। 12 यूनिट क्या है सर, 78% ऑफ हर इनकम। जो ये 12 यूनिट है वो 78% ऑफ हर इनकम है, मतलब ये 78% का वैल्यू है। तो जो 1% का वैल्यू क्या होगा, वो बटे 78। अब जो आया ये 1% का वैल्यू आया, मुझसे नहीं पूछा है, मुझसे पूछा है उसका 116% क्या होगा, मुझसे उसका सैलरी नहीं पूछा है, उसको बढ़ा हुआ सैलरी क्या होगा। 116% निकाल दिया। काटते हैं, 13 छक्के 78, कट गया जी सर, कट रहा है क्या, और हाँ कट रहा है। 6 पच्चे 30 का 3, देखो 6 पच्चे 30 में से 0 इधर काट लिया, 3 चौके 12 इधर काट लिया। 14 गुणे 4 गुणे 116 करना है। 4 चौके 16, 6 6 के 36, ऑप्शन डी आंसर आएगा। 29 का मल्टीपल है, करके देख लू क्या। 4 से किया तो 464 इंटू 140 है। 14 चौके 56 का 6, 5 बचा, 14 छके 84 और 5 89 का 9, 8 बचा, 14 चौके 56 और 8 64, ऑप्शन डी। सिर्फ कैलकुलेशन था, नथिंग एल्स। क्लियर, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, सॉल्व करने का कोशिश करो इस सवाल को। सीजीएल 22 का सवाल है। सवाल है कि सीयू का मासिक वेतन 75,000 है, ठीक है सर। घरेलू वस्तु 12,000 खर्च, एलआईसी और म्यूचुअल फंड पे 14,000, बच्चों के शिक्षा पर 15,000 रुपए, विविध खर्चों मिसलेनियस होगा, मिसलेनियस पर 10,000, उनकी बचत 21,000। ये तो पूरा हजार में है, ठीक है। बाकी रकम वह एक अनाथालय को दान कर देते हैं, वह अपनी आय का कितना प्रतिशत दान करता है। सबसे बेसिक सवाल। 75,000 कमाता है जी, 12,000 प्लस 14 26,000 प्लस 15 41,000 प्लस 10 51,000 प्लस 21 72,000। 72,000 साहब ने खर्च कर दिया, बचा कितना 3,000। वही 3,000 अनाथालय को दान कर रहे होंगे जी सर। 3,000 कितने में, 75,000 में, तो 3,000 अपॉन 75,000 इंटू 100, 4% विल बी द सही आंसर। ये इजी सवाल था, सिर्फ डराया गया है। जैसे मैं बोलता हूं ना स्किप कर दो, लेकिन सच बताऊं अगर मैं पेपर में होता तो इस सवाल को स्किप कर देता। क्यों बोल रहा हूं ये बात, क्योंकि भाई इतना बड़ा सवाल है, पहले तो पेपर में बड़ा सा दिखेगा इसका लेंथ, उसको डेटा देखो 75,000 14,000 15,000। मैं फर्स्ट गो में पेपर सॉल्व कर रहा हूं तो फर्स्ट गो में इसे स्किप कर जाता। दूसरी बार में आता रीड करता तो मैं हंसी मजाक में सॉल्व कर देता, फिर एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ाता। आ जाओ अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल एसएससी सीजीएल 2021 का आया हुआ सवाल, जो कि अप्रैल 2022 में हुआ था, लगभग 1 साल पहले। बोला है एक फल विक्रेता एक ग्राहक को एक और संतरे के साथ 45% संतरा बेचता है। A fruit seller sell 45% of the oranges that he had along with one more orange to a customer। इस सवाल को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज सिखाता हूं। बचपन में कई बार पहेलियां सुने होंगे कि एक चोर जाता है चोरी करने एक महल में, तो 12 गेट होते हैं, वहां से वो कुछ सोने का सिक्के चुराता है और वो हर दरवान को आधा सोने का सिक्का देता है, फिर 2 सिक्का और देता है या 1 सिक्का और देता है। हर दरवान को आधे सिक्का देता है जितना बचा है और फिर 2 देता है। आखिरी दरवान को 1 सिक्का देता है और 1 अपने पास बचाता है। तो बताइए
कितने सिक्के उसके चुराए थे। ऐसे कभी पहेली आप पढ़े हो? मैं बहुत छोटा था तो मेरे मामा गांव में ना, मामा घर में एक लोग ने पूछा था, मेरे से नहीं बना था, तो बोला था लड़का कुछ नहीं कर पाएगा। अच्छा, इस सवाल को मैं आपको सिखाता हूं। बोला है कि फ्रूट सेलर 45% ऑरेंजेज के साथ एक ऑरेंज कस्टमर को दिया। ही देन सेल 20% ऑफ द रिमेनिंग ऑरेंज और 2 मोर ऑरेंजेस टू अ सेकंड कस्टमर। ही सेल्स 90% ऑफ द नाउ रिमेनिंग ऑरेंजेस टू अ थर्ड कस्टमर एंड इज स्टिल लेफ्ट विथ 5 ऑरेंज। 3 केस बना। पहले केस में मान लेते हैं उसके पास x ऑरेंज थे, उसने 45% ऑरेंज दिया और 2 ऑरेंज और दिया पहले कस्टमर को, तो उसके पास बचा कितना? जब वो 45% दिया तो बचा 55%, और इसमें से भी 2 निकाल के और दे दिया। जी सर। फिर जो अगला कस्टमर आया उसे उसका 20% रिमेनिंग ऑरेंज दे दिया। ही देन सेल्स 20% ऑफ द रिमेनिंग ऑरेंजेज, तो बचा कितना? 80%। और जो बचा 80% उसमें से वो 2 उसे दे। अच्छा, यहां पे 1 ही दिया था ना शुरुआत में 1 ऑरेंज दिया था, सॉरी। पहले वाले को 1 दिया है और दूसरे वाले को 2 दिया है। बेचने के बाद दूसरे वाले को 2 दिया है। अब उसके पास जो थे उससे 2 और कम हो जाएंगे। जो अगला कस्टमर आया उसे 90% दे दिया, तो बचा कितना? 10%। उसके पास 10% बचा, लेकिन उसके पास 10% ना बच के उसके पास बचा कितना है? 5। सॉल्यूशन करो। देखो, पहला स्टेप क्या होगा? ये 10 इधर जाएगा, 10 बचे 50। फिर क्या होगा? ये 2 इधर जाएगा, 50 2 52। फिर 4 से 52 को काटोगे, 13 चौके 52 और 13 5 65 हो जाएगा। फिर ये 1 जाएगा तो 66 हो जाएगा। तो x का 11/20 बराबर होगा 66 के, तो x बराबर होगा 120 के। कैलकुलेशन है उसके बाद, कुछ नहीं है। क्लियर है ना? बस आपको ये रिमेनिंग वाला कॉन्सेप्ट लिखना डिफिकल्ट है। आ जाओ अगले सवाल को करते हैं। CGL 23 का सवाल है, करने का कोशिश करो इस सवाल को। आउट ऑफ द टोटल टॉफीज 1/10 आर वेस्टेड and 35% of the rest are given to S and 1/8 of the total are given to N. If the toffees with N are thus more than the wasted toffees, then how many toffees were given to S? Question arithmetic maths is nothing but a language. देखो यहां पे भाषा को समझना। बोला है कुल टॉफी का 1/10 बर्बाद हो जाता है, शेष का 35% एस को दिया जाता है। उसके बाद देखो क्या बोला है, एंड 1/8 ऑफ द टोटल आर गिवन टू एन इफ द टॉफीज विथ एन आर 10 मोर देन द टॉफीज मोर देन द वेस्टेड टॉफी। जितने वेस्ट हुए उससे जो है 10 ज्यादा है, तो आपको बताना है टोटल टॉफी कितने। करने का कोशिश करो इस सवाल को। कुछ समझ पा रहे हो? सर सबसे पहला काम मैं एक काम करूंगा, मैं कुछ टॉफी का संख्या मान ले रहा हूं। ऑप्शन से मत जाना, फंस जाओगे। संख्या मान ले रहा हूं, इससे नहीं 35% 1/10 1/8 निकालना आसान होगा। कि क्या मान ले हम लोग? सर अपन क्या करते हैं ना, 35% का मतलब क्या होता है? 7/20। 20 8 10 का एलसीएम मान लेते हैं। 20 8 10 का एलसीएम 200 हो जाएगा, 200 मान लेते हैं। मैं मान लिया 200 टॉफी मेरे पास थे। 200 टॉफी का 1/10 वेस्ट हो गया, तो बचा कितना? 9/10, मतलब 180 बचा। 1/10 20 वेस्ट हो गया। 180 का 35% ऑफ द रेस्ट गिवन टू एस। 35% मतलब 7/20 इसका एस को दे दिया गया, तो 7 9 63 इसे दे दिया गया, तो बचा कितना? 13 9 117। अब क्या बोला गया? फिर से कैलकुलेशन तो गंदा ही हो गया, कोई बात नहीं, कैलकुलेशन थोड़ा गंदा हो गया, होल्ड करते हैं। एंड 1/8 ऑफ द टोटल आर गिवन टू एन। अब जो बचा था उसका 1/8 जो है ना, वो यदि एन को दिया जाता है तो एन वाली टॉफियां बर्बाद हुई टॉफियों से 10 अधिक है। अब इसका अगर 1/8
दे दिया गया। तो जो ये संख्या है ना, इससे 20 अधिक है। 20 अधिक कैसे है भाई, तो छोटा है। इफ द टॉफीज विथ n आर 10 मोर देन द वेस्टेड टॉफीज, देन हाउ मेनी टॉफीज आर गिवन टू s। इसका वैल्यू बताना है। इसका वैल्यू तो एक ही मल्टीपल दिख रहा है 63 का, और कोई मल्टीपल दिख नहीं रहा है। 63 दूना 126। मुझे लग रहा है ना कि इस सवाल को ना ऐसे फ्रेम करना चाहिए था। अच्छा, एक शब्द है मेरे लाल, ये गलती मत करो। देखो एक शब्द है, मुझे दिख गया। देखो यही होता है लैंग्वेज में, हर बार बोलता हूं ना। यहां पे देखो 1/8 ऑफ द टोटल आर गिवन टू n। टोटल, जो टोटल था ना उसका 1/8 n को दिया गया। देखो आपके सामने गलती कर दिया, ये बहुत नॉर्मल सी बात है। इसका 1/8 कितना होगा, 25। और ये बोल रहा है ना कि ये 25 जो है ना 20 से 10 ज्यादा है, लेकिन सर ये तो 5 ज्यादा है। तो 5 यूनिट बराबर है 10 के, तो 1 यूनिट बराबर है 2 के, तो 63 यूनिट बराबर है 63 इंटू 2 126। मुझे डाउट हो गया था ये आंसर होगा। क्यों? क्योंकि ये 63 का मल्टीपल होगा। मुझे आंसर पता भी नहीं था इसका, तो हमको तो इसलिए गलती की है पहली बार में। इस सवाल को समझे कि नहीं समझे, मैं एक बार फिर से समझाऊं क्या, क्योंकि मैं ही खुद गलती कर रहा था। मैं आपको फिर से समझाता हूं। पहला काम क्या किया कि 35% का मतलब होता है 7/20। तो जो बटे में संख्या था 20, 8 और 10, इसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम लिया 200। बोला मान लेते हैं मेरे पास 200 टॉफी था, इसका 1/10 वेस्ट हो गया, मतलब 20 वेस्ट हो गया। तो बचा कितना, 180। 180 का 35% किसे मिला, एस को। तो 180 का 7/20 एस को मिला, तो 63 एस को मिल गया। ठीक है, अब ये पार्ट में यहां पे होल्ड कर दिया। अगला लाइन है कि जो टोटल था उसका 1/8 एन को मिला, तो इसका 1/8 किया, तो जो एन को मिलने वाला था वो 25 था। लेकिन एक लाइन और था, जो एन को मिला वो 10 ज्यादा मिला वेस्टेड से। तो वेस्टेड मेरा 20 था, एन को मिला 25, एन को 5 ज्यादा मिला। नहीं सर, वो तो एन को 10 ज्यादा मिला है। तो 5 यूनिट बराबर है 10 के, तो 1 यूनिट बराबर होगा 2 के। तो जो मिलने वाला टॉफी होगा एस को, वो गुणा 2 हो जाएगा। अगर मुझसे ये पूछा जाता कि टोटल टॉफीज क्या है, तो मैं बोलता 200 गुणा 2 400, टोटल टॉफी 400। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहां से आपका वेटेड एवरेज और एलिगेशन वाले सवाल स्टार्ट हो गए। चलो करो फटाफट से, फटाफट से करिए इस सवाल को। सवाल है कि इन एन एग्जामिनेशन 1100 बॉयज एंड 900 गर्ल्स अपीयर्ड, 50% of the boys and 40% of the girls passed the examination, the percentage of candidate who failed। किसी परीक्षा में 1100 लड़के, तो मैं 11 यूनिट मान लेता हूं, और 900 लड़की है, मतलब 9 यूनिट मान लेता हूं। 11 का 50% लोग पास किए, मतलब 50% फेल किए। ठीक है, और 9 का 40% पास किए, मतलब 9 का 60% फेल किए। जी सर। अब अगर मैं आगे देखूं तो मैं ये बोलूंगा, एक तरीका तो वेटेड एवरेज से निकालो कि 11 गुणे 5 550, 9 गुणे 60 540 अपॉन 11 प्लस 9, तो 5 4 9 5 5 10 1090 अपॉन 20। तो यहां से काटोगे तो 54 दूना 108, 54.5 आएगा। ये एक हो गया आपका वेटेड एवरेज। 11 इंटू 50, 9 इंटू 60 अपॉन 11 प्लस 9। ये बेसिक तरीका है, इससे बेसिक नहीं जा सकते हम लोग, ये सबसे बेसिक है। यहां पे हम लोग चाहे तो एलिगेशन भी लगा सकते हैं। आता है ना एलिगेशन? नहीं आता क्या? एलिगेशन भी लगा सकते हैं। जी सर। लेकिन मैं बोलता हूं ना, डेविएशन लगा दो। डेविएशन जो कि आपका एवरेज का ही कॉन्सेप्ट है, कि मान लेता हूं कि 50% फेल है, तो ये कितना ज्यादा है, प्लस का 10, कितने लोगों पे, 9 लोगों पे, 10 9 90 अपॉन 11 प्लस 9 20, तो 50 प्लस 4.5 54.5 सही उत्तर। डेविएशन का कॉन्सेप्ट आपको आता होगा, बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। चलो, वेटेड एवरेज में मैं आपको बेसिक में पढ़ाया भी हूं, जो बेसिक पढ़ते हैं ना उनको पढ़ाता हूं। एक सेक्शन ही मेरा बना रहता है परसेंटेज में, वेटेड एवरेज।
वो लोग सीख लेते हैं, तो वही बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है। और इसी वेटेड एवरेज से निकल के आता है एलिगेशन। तो कुछ सवाल में एलिगेशन यूज करते हैं, वो डेटा के अकॉर्डिंग कैसे कब क्या डेटा दिया है, तो हम लोग को पता होता है कि किस सिचुएशन में हमें वेटेड एवरेज से जाना है और किस सिचुएशन में हमें एलिगेशन से जाना है। जब जो डेटा मिसिंग रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं। यह सवाल है कि एक विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या 1400 है, ठीक है, जिनमें 35% छात्र लड़कियां हैं। 35% लड़कियां हैं तो सर ऑफकोर्स है कि 65% लड़के होंगे। हाँ, तो 35:65 लिखा, तो 5 7 35, 5 13 65 काट लिया। ये गर्ल्स है, ये बॉयज है। ओके, 80% लड़के और 90% लड़कियां पास हुई, तो असफल होने वाले छात्रों का प्रतिशत बताएं। 80% लड़के सफल हुए तो 20% लड़के असफल हुए होंगे। 90% लड़की सफल हुई तो 10% असफल हुई होगी। ठीक, अब अगर मैं बोलूं तो बेसिक तो जाओगे वेटेड एवरेज 7 गुणा 10 13 गुणा 20, वैसे नहीं करेंगे हम लोग सीधा करते हैं। मान लिए 10 विल बी द करेक्ट आंसर, तो 10 प्लस ये कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है, कितने पे 13 पर, 10 गुणा 13 130 अपॉन 13 प्लस 7 20, 10 प्लस 6.5 16.5 विल बी द करेक्ट उत्तर ऑफ दिस सवाल। क्लियर? नेक्स्ट सवाल को सॉल्व करो। नेक्स्ट सवाल है कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ स्कूल इज 7:3। इफ 25% ऑफ द बॉयज एंड 20% ऑफ द गर्ल्स आर स्कॉलरशिप होल्डर, देन द परसेंटेज ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स हु आर नॉट स्कॉलरशिप होल्डर। अब 7:3 में लड़के और लड़कियां है, यस सर। 25% स्कॉलरशिप होल्डर है तो 75% नहीं होंगे, और 20% स्कॉलरशिप होल्डर है तो 80% लड़कियां स्कॉलरशिप होल्डर नहीं होगी। मान लेते हैं टोटल 75% स्कॉलरशिप होल्डर नहीं होंगे, तो यहां पे प्लस का 5 है, किसके ऊपर, 3 के ऊपर, तो 5 दिया 15 अपॉन 7 3 10। 76.5% लोग छात्रवृत्ति धारक नहीं है। क्लियर? यस सर। वेटेड एवरेज का डेविएशन कॉन्सेप्ट है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। मैं देखता हूं इन सवालों को लोग ना ऐसे रेशियो मान के परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज कर करके बहुत लेंदी बनाते हैं। आपको नहीं बनाना। परसेंटेज का वैसे भी वेटेड एवरेज का सेक्शन खुला है हर लोगों के लिए, चाहे आप फ्री स्टूडेंट हो चाहे आप पेड स्टूडेंट हो, हर लोगों के लिए खुला है। तो आप जाके परसेंटेज के वेटेड एवरेज का क्लास देख लो एक बार, तो शायद आपको थोड़ा कम कंफ्यूजन होगा वेटेड एवरेज का। अगर आपको एलिगेशन भी पढ़ना है तो एलिगेशन पे भी मैंने यूट्यूब पे भी लेक्चर दिया है जो कि पेड लेक्चर है, तो एलिगेशन का क्लास पढ़ लो। ऐसे सवालों को ना हलवा बना दोगे सेकेंड्स में। एक बार जाके पढ़ लो, कम समझ में आ रहा है तो। एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या 5 और 6 है। यदि 20% लड़के और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक है तो कितने छात्रवृत्ति धारक नहीं है? अरे वही सवाल है, देखो 5 और 6, यहां पे मैं नहीं लगाऊंगा। 20% धारक है तो 80% नहीं होंगे, और 6% लड़कियां के 25% धारक है तो 75% नहीं होंगे। यहां पे डेविएशन नहीं लगाओ तो बेहतर है। क्यों सर? क्योंकि यहां पे ना कैलकुलेट करके नहीं लिखा है। चलो मैं दोनों चीजें सिखाता हूं। अगर यहां डेविएशन लगाऊंगा तो क्या होगा, मान लेते हैं 75% उत्तर होगा। जी सर, 75 प्लस ये 5 ज्यादा है इस 5 के ऊपर, तो 5 5 25 अपॉन 6 प्लस 5 11, तो 75, और इसको सॉल्व करूंगा तो 11 दूना 22, 2 सही 3/11, तो 77 सही 3/11% होगा। तो आपका ना कैलकुलेशन का बचने का जगह आपका बढ़ गया, क्योंकि अब आपको 11 में 77 से गुणा करना पड़ेगा, फिर 3 जोड़ना पड़ेगा। तो इससे अच्छा सीधा इसमें आप वेटेड एवरेज लगा दो कि 5 गुणे 80 400 और 6 गुणे 75 450 और बटे 6 प्लस 5 11, 850 बटे 11%। हम लोग तब से इसलिए एलिगेशन लगा रहे थे, कैलकुलेशन से बच रहे थे। तब से हम लोग डेविएशन लगा रहे थे, एलिगेशन नहीं, डेविएशन लगा रहे थे, क्योंकि हम लोग कैलकुलेशन से बच रहे थे। इस बार कैलकुलेशन ही बढ़ा रहा है डेविएशन, तो हम लोग ऐसे चले जाएंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगले सवाल को करो। देखो जो एलिगेशन का क्लास दिया हो ना, उस एलिगेशन क्लास में इस सवाल को और इसके बाद वाले सवाल को मैंने रखा है। ये एसएससी सीजीएल का आया हुआ सवाल है, ये सवाल और इसके बाद वाला सवाल। या एक शायद सीजीएल 20 में आया है और एक सीजीएल 21 में आया है। दोनों सवाल को मैंने एलिगेशन में भी कराया हुआ है।
तो आप देखोगे तो उसमें एलिगेशन से कराया है, तो मैं यहां पे भी एलिगेशन से ही कराता हूं। अगर आप चाहो तो वेटेड एवरेज से भी कर सकते हो, क्योंकि एलिगेशन इज जस्ट द रिवर्स प्रोसेस ऑफ वेटेड एवरेज, कुछ नहीं है अलग। आओ मैं दोनों करके दिखाता हूं। क्या बोला है, ए सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम स्कूल एक्स अपीयर्ड इन एन एग्जामिनेशन एंड 30% स्टूडेंट फेल्ड। एक्स से कुछ बच्चे अपीयर हुए, 30% फेल हो गए, ठीक है। 150% मोर स्टूडेंट देन दोज फ्रॉम स्कूल एक्स अपीयर्ड इन द सेम एग्जामिनेशन फ्रॉम स्कूल वाई। तो अगर मैं बोलूं स्कूल एक्स से 2 बच्चे अपीयर हुए तो इसका 150% ज्यादा 5 बच्चे वाई से अपीयर हुए, क्योंकि 150% का मतलब ही होता है 3/2। तो 2 अगर एक्स से हुए होंगे तो इससे 3 ज्यादा वाई से हुए होंगे। जी सर। अब बोला गया कि 2 से अपीयर होने वाले बच्चे में 30% फेल कर गए, ठीक है, 30% यहां से फेल कर गए। फिर बोला गया है कि 80% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड फ्रॉम एक्स एंड वाई पास। अब जो एक्स और वाई से मिलके अपीयर हुए होंगे 7 बच्चे, उसके 80% पास कर गए, इट मींस उसके 20% फेल कर गए। जी हाँ। तो आपसे पूछा गया कि वाई से कितने फेल कर गए, वाई से कितने फेल कर गए। मान लेते हैं के फेल कर गए। तो अगर आप एलिगेशन से नहीं जा रहे हो, वेटेड एवरेज से जा रहे हो, तो तरीका क्या है, 2 × 30 60 प्लस 5 × के 5k अपॉन 2 + 5 7 बराबर क्या आएगा 20% है ये। तो 5 ऑफ k, चलो कैलकुलेशन थोड़ा आसान कर लेता हूं। 5 से काटा 12 बार गया और 5 से काटा 4 बार गया, तो 7 चौके 28 और 28 से 12 गया, के बराबर 16%। ये रहा वेटेड एवरेज। क्लियर है? मिटा दूं वेटेड एवरेज? मिटाता हूं। एलिगेशन लगाओगे तो थोड़ा सा चीजें और आसान हो जाएगी। देखो 20% आपके ओवरऑल दोनों से मिलके फेल थे, 30% आपके एक्स से फेल थे। वाई से आपको कितना फेल थे नहीं पता था, और 20% से दोनों से फेल थे। एक्स में 2 यूनिट बच्चे अपीयर हुए थे और वाई में 5 यूनिट बच्चे अपीयर हुए थे। यही था ना? जी सर। एक्स में 2 यूनिट बच्चे थे, वाई में 5 यूनिट। बड़े वाले से छोटे को घटाना है, तो 30 से 20 गया 10, तो 5 यूनिट बराबर है 10 के, तो ये 5 का 2 गुना हुआ है, तो ये 2 का 2 गुना होगा 4। अब 20 से 4 गया 16, क्योंकि आपको पता है जो ये बीच वाला होता है ये 30 और 16 के हमेशा बीच में आएगा। एक से ये माइनस होगा और एक को ये घटाएगा, आपका आ गया 16%। अब जैसे करना चाहो वैसे कर लेना, आपकी इच्छा पर है। नहीं तो एक बार ना दोनों लेक्चर को देख लेना, दोनों लेक्चर को देख लेना, एक बार एलिगेशन को भी देख लेना, एक बार वेटेड एवरेज को भी देख लेना। आपका ना पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा, कब कैसे क्यों किसको यूज करो, आपको पूरा पता चल जाएगा। बोला है कि स्कूल एक्स से एक निश्चित संख्या में छात्र एक परीक्षा में उपस्थित हुए और 20% छात्र असफल रहे। स्कूल वाई से स्कूल एक्स की तुलना में 130% अधिक छात्र एक ही परीक्षा में उपस्थित हुए। मतलब अगर 100 बच्चे स्कूल एक्स से होंगे तो उससे 130 ज्यादा 230 वाई से होंगे। तो इनका अपीयरिंग का रेशियो है 10:23। 20% असफल रहे एक्स से, एकदम सर। वाई से कितने असफल रहे नहीं पता है, लेकिन मुझे पता है कि 90% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड फ्रॉम बोथ द स्कूल पास्ट, और 90% पास कर गए तो 10% फेल कर गए। 20 से 10 गया 10, 23 बराबर है 10 के, तो 10 किसके बराबर है? 23 बराबर 10, तो 1 बराबर होगा 10/23, तो 10 बराबर होगा 10 × 10/23, 23 चौके 92, 8 बचा 23 दिया 69, लगभग 4.3 हो जाएगा। तो 10 - 4.3 5.7 विल बी द करेक्ट आंसर। क्योंकि इससे ये माइनस हुआ है तो 10 से ये माइनस होगा, या फिर 10 से बड़ा ये है तो 10 से छोटा ये होगा। ठीक है, ये है एलिगेशन, नथिंग एल्स। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपके वेटेड एवरेज का ही है, मतलब एलिगेशन का 2 सवाल बीच में डाल दिया था, लेकिन थोड़े अच्छे लेवल पे जाके है।
ये ICAR 2022 में भी सवाल आया है, और सेम सवाल जाओ आप चेक करोगे तो SSC CGL 2021 में बिना चेंज किए डेटा पूछा गया है, सेम सवाल, जो कि 2022 में ही पेपर हुआ था। सवाल को पढ़ना, एक कारखाने में 3 प्रकार की मशीनें M1, M2 और M3 है, तो कुल उत्पाद का क्रमशः 25%, 35% और 40% उत्पादन करती है। M1, M2 और M3 क्रमशः 3%, 4%, 5% दोषापूर्ण उत्पाद उत्पन्न करते हैं, तो गैर दोषापूर्ण उत्पादों का प्रतिशत क्या है? अब M1 है वो 25% बनाता है, M2 है वो 35% बनाता है, M3 है वो 40% बनाता है। अगर मैं रेशियो काट लूं तो 5 5 25, 5 7 35 और 5 8 40, 5:7:8 में बनाते हैं। 3% डिफेक्टिव है इन साहब का, 4% डिफेक्टिव है इन साहब का, और 5% डिफेक्टिव है इन साहब का। तो मुझसे पूछा गया है कि नॉन डिफेक्टिव कितना है, तो मैं डिफेक्टिव निकालता हूं पहले। 5 दिया, आप यहां पे भी चाहोगे तो लगा सकते हो, क्या बोलते हैं उसको, डेविएशन। मैं नहीं लगा रहा हूं, लगा के भी दिखा दूंगा। 4 मान लो, ये -1 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, तो -1 × 5, 1 × 8 लगा दूंगा, टेंशन नहीं लो, पहले सिखा दो बेसिक। 5 दिया 15, 7 चौके 28, 8 5 40, 40 28 68 10 78 5 83, और 5 7 12 8 20 से डिवाइड करना है। 83/20, 2 से काटा, 2 चौके 8, 2 दूना 4, नहीं 2 एकम 2 ना, 2 एकम 2, 2 5 10, 4.15% डिफेक्टिव है। तो 100 में से 4.15 डिफेक्टिव है, तो नॉन डिफेक्टिव होगा 100 - 4.15, 95.85%। मैं इसको ना और 2-3 तरीके से सिखा सकता हूं। आप लोग मेंस मतलब बेसिक आपका क्लियर है, तो मैं आपको थोड़ा और पॉइंट ऑफ व्यू देता हूं सोचने का। कई बार सवाल तेज हो जाते हैं सॉल्व, अगर आपके पास सोचने का प्रोसेस बिल्ट हो तो। मैं आपको एक तरीका ये सिखाया। अब देखो डेविएशन से तो सीख ही जाओगे, डेविएशन को तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। देखो डेविएशन सिखाता हूं। डेविएशन में क्या मान लेता हूं 4 है, हमेशा आपको बीच वाले नंबर या फिर आसपास वाले नंबर ही मानना होते हैं। इस पे -1 है तो -1 × 5 -5, और ये +1 है तो +1 × 8 +8 अपॉन 8 7 15 5 20। तो इसको भी आप सॉल्व करोगे तो 4.15 ही आएगा, कुछ नहीं आएगा। देख लो 8 से 5 गया 3, 3/20 को सॉल्व करो 0.15 आएगा। तो 4.15 डिफेक्टिव है, तो 95.85 सही है। ठीक है, ये आसान है, ये आपको बस ये एवरेज निकालने का तरीका था। अब देखो एक चीज सिखाता हूं, थोड़ा तेज करने का तरीका। ये क्यों सिखा रहा हूं मैं, इसी पर्टिकुलर सवाल में सिखा रहा हूं क्योंकि मुझे इसका डेटा वैसा दिख रहा है। सारे सवाल में नहीं बोलूंगा। देखो जो वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट था ना, ये सब में लगते आ रहा है, लेकिन जो मैं ये तरीका लगा रहा हूं ऐसा नहीं सब में लगेगा। इसका डेटा ऐसा था कि इसमें लग रहा है तो मैं लगा दूं। देखो मुझे पता है 25% + 35% + 40%, 100% का 100% मेरे सामने है। अब इस 25% का 3% डिफेक्टिव है, तो 25 का 3 क्या होगा, 25 या 75, 0.75% डिफेक्टिव है। सीधा मुंह से भरबली बोलूंगा कि सर 0.75% डिफेक्टिव है। इस 35% का 4%, तो 35 चौके 140, 1.40% डिफेक्टिव है। और इस 40% का 5%, तो 40 5 200, 2% डिफेक्टिव है। मतलब टोटल डिफेक्टिव कितने हैं, 5 7 4 11 का 1 और 2 1 3 1 4, 4.15 डिफेक्टिव है। मतलब 100 से 4.15 माइनस कर लो, 95.85 नॉन डिफेक्टिव है। क्लियर, एकदम क्लियर है सर। चलिए अगले सवाल को चलते हैं। अगला सवाल है आपके सामने इसी टाइप का, एसएससी सीजीएल का आया हुआ। चलो करने का कोशिश करो। सीजीएल 2021 का है। मैं ना जो टाइप दूसरे तरीके से कराया उसी से कराता हूं। पहले तरीका वेटेड एवरेज से आप खुद से करना। सवाल यह है कि M1, M2, M3 मशीन द्वारा उत्पादित किया गया वस्तु 40% M1 कर रहा है, 30% M2 कर रहा है और बचा हुआ M3 कर रहा है।
मतलब 40 30 70 30% M3 कर रहा होगा एकदम सर। अब बोला एमोन द्वारा उत्पादित वस्तु का 3% वस्तु खराब है, मतलब 40% का 3% खराब है, तो 40 दिया 120, 1.2% खराब है। आप निकाल के देखो 40% का 3%, 4 दिया 12, 1.2% खराब है। 30% जो कि M2 कर रहा है, तो M2 द्वारा उत्पादित का 1% खराब है, 30 का 1% 0.3%, 0.3%। जो बचे हुए हैं 30% वो M3 कर रहा है और उसका 95% सही है। 95% ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ M3 आर नॉट डिफेक्टिव, बट हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, डिफेक्टिव। तो 30% का 95% सही है, तो 5% खराब है, 30 बचे 150, 1.5 खराब है इसका। टोटल खराब कितने हैं, 2 3 5 5 10 की 0, 1 1 2 और 1 बच गया 3। 3% टोटल डिफेक्टिव है और 97% टोटल इफेक्टिव है या फिर नॉन डिफेक्टिव है। क्लियर? यस सर, एकदम क्लियर है, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार का। तो चलो अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपका सामने है आपके। सवाल यह है कि निधि ने बीए की परीक्षा दी तथा कला, सामाजिक विज्ञान, गृह विज्ञान, इतिहास के अधिकतम अंक आपके सामने। निधि gave BA exams maximum marks of arts, social science, home science and history are 75, 90, 120 and 135. If she obtained 56%, 73%, 102% and 78% respectively, find her overall percentage. 75 में उनको कितना मिला है, मैडम को 56% मिला है। 90 में मैडम को क्या मिला है, 73%। और 120 में मैडम को मिला है 102% और 135 में मैडम को मिला है 78%। मैं क्या करता हूं, 73% मान लेता हूं। क्यों सर? क्योंकि ऑप्शन ना सब 73 के आसपास है। मान लिए, मान लेता हूं मैडम को ओवरऑल 73% आए। ये 73 से कितना कम है सर? 13 से 6 गया 7 और 6 से 5 गया 1, 17 कम है किसके ऊपर, 75 के ऊपर। 17 5 85। अच्छा रेशियो कटेगा क्या? हाँ रेशियो कट रहा है, इसका रेशियो काट लो। 15 5 75, 15 6 90, 15 8 120, 15 9 135। आसान हो गया। हर बार हम लोग क्या देख रहे थे, लड़के लड़की का रेशियो देख रहे थे, नहीं तो कैलकुलेशन आसान हो जाता, कैलकुलेशन डिफिकल्ट होता ना, अब और आसान हो गया। 17 5 85, ये तो 0 है। 73 से कितना ज्यादा सर? 27 2 29, 29 8 232। 73 से कितना ज्यादा, 5, 5 9 45, 5 6 11 9 20 8 28 से डिवाइड कर दिया। 85 से 45 गया 40 बचा, 235 से 40 गया 192 बचा, 192 को 28 से डिवाइड करेंगे तो यार ऑप्शन सब गलत है क्या? आ नहीं रहा है। 28 से तो आपका लगभग 81 के आसपास आंसर आना चाहिए। कहीं गलती तो नहीं किया हूं ना? फाइंड हर ओवरऑल परसेंटेज, सब कुछ सही है। अच्छा यार मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, अगर मैं पेपर बनाने वाला होता तो 102% का भी मार्क्स आ सकता है क्या? 92%, 100% का एग्जाम होता है, 102% नहीं आना चाहिए। ये गलत है, हमको लग रहा है 92 82 ऐसा होना चाहिए। फिर भी हम लोग इसी डेटा पर कैलकुलेट कर देते हैं। चलो घटाया तो कितना आया, 73 प्लस यहाँ कितना बचा था 40, 192, 192 अपॉन 28। 4 से काटा 4 7 28, 4 चौके 16, 4 8 32। 7 से काटा 73 प्लस लगभग 7 7 49 से 80 के आसपास आंसर आना चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा है। तो 7 6 42, 6 बचा, 7 8 56, 4 बचा, 7 6 42, लगभग 79.86% आएगा। क्लियर है? अब मैं इस डेटा के अकॉर्डिंग आंसर जो आएगा आपका 79.86% आएगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका कि एक परीक्षा में 3 विषयों में प्रति विषय अधिकतम अंक 1:2:4 के अनुपात में है। यदि किसी छात्र ने पहले विषय में 40%,
दूसरे विषय में 50% और तीसरे विषय में 60% अंक प्राप्त किया तो ओवरऑल कितना किया? मान लेते हैं 50 है, 50 से 10 कम -10 हो जाएगा और 50 से 10 कम 3 में 10 दिया 30 हो जाएगा और 3 2 5 1 6 हो जाएगा। तो 50 + 20/6 लगभग 54%, लगभग 54%। कुछ गलती तो नहीं किया हूं ना? नहीं, सब सही है। इफ ए स्टूडेंट ऑब्टेन 40% इन द फर्स्ट सब्जेक्ट, 50% इन द सेकंड। अगर आप इसे डेविएशन से करोगे तो 1 × 40, डेविएशन से करोगे तो ऐसे, वेटेड एवरेज से करोगे तो 1 × 40, 2 × 50, 3 × 60, ऐसे करोगे, आंसर वही आएगा। क्लियर? जी सर। आइए अगले सवाल को चलते हैं। अगला सवाल आपका टैक्स वाला सवाल है, करने का कोशिश करो इस सवाल को। बोला है कि ए मैन इनकम इज इंक्रीजेज बाई 2 लाख एंड रेट ऑफ टैक्स डिक्रीजेज फ्रॉम 15% to 13.5%. इन बोथ केसेस ही पेज द सेम अमाउंट ऑफ टैक्स, फाइंड द न्यू इनकम ऑफ द मैन। कैसे करोगे इस सवाल को? सर मुझे पता है कि जैसे जो रेशियो से डिक्रीज होता है उसी रेशियो से इनकम इंक्रीज होता है। A = B × C फिक्स कॉन्सेप्ट है, प्रूफ तो कोई जरूरत नहीं है ना। अगर मैं आपको बोलूं कि जो रेट है वो 15% से 13.5 हुआ है, मतलब 10 से 9 हुआ है, जो इनकम हुआ होगा वो 9 से 10 हुआ होगा। लेकिन ये बोल रहा है कि जो इनकम है ना वो 2 लाख से बढ़ गया है। लेकिन सर इनकम तो 1 यूनिट से बढ़ा है, तो 1 यूनिट बराबर है 2 लाख के। तो मुझसे बोला गया नया इनकम क्या है, तो नया इनकम 10 है, तो 2 × 10 20 लाख। मुझसे पूछा जाता कि पुराना इनकम क्या है, तो 2 × 9 18, 1,80,000। चलो अगले सवाल को करो। अगला सवाल जो कर लेगा मैं समझ जाऊंगा बहुत अच्छा स्टूडेंट है। करने का कोशिश करना, रोक दिया हूं। चलो, एक व्यक्ति की वार्षिक आय 4 लाख है, लेकिन आय पर जो टैक्स देना होता है उसे 14% से घटाकर 10% कर दिया गया। आय को घटा के 14 से 10 किया गया तो इनकम भी 5 से 7 हो जाएगा। 7 से 5 हुआ तो 5 से 7 हो जाएगा। लेकिन एक शब्द है यहां पर, ये कब होता 5 से 7? जब आगे कुछ नहीं लिखा होता, आगे सीधा बोला होता कि अगर उसे 4 लाख से बढ़ा है तो उसका अभी का इनकम क्या है या उसका इनकम क्या है, बस। लेकिन एक कंडीशन डाल दिया, छोटा सा प्यारा सा कंडीशन डाला है, ध्यान से पढ़ना उस कंडीशन को। कंडीशन ये है कि अब वो 4,000 ज्यादा टैक्स पे कर रहा है। अगर स्टेटमेंट ये होता ना कि जितना पहले वो टैक्स पे कर रहा था अभी भी उतना ही टैक्स पे कर रहा है, जैसे कि पिछला सवाल में कि रेट डिक्रीज हुआ तो इन बोथ केसेस ही पेज द सेम अमाउंट ऑफ टैक्स, तो हमें कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन यहां दिक्कत क्या हुआ ना कि यहां ये बोलने लगा कि अब वो 4,000 ज्यादा इनकम टैक्स पे कर रहा है। सर ध्यान से इस बात को सुनना, अभी वो कितना % टैक्स पे कर रहा है? सर अभी वो 10% टैक्स पे कर रहा है। तो ये 4,000 कितने रुपए पे कर रहा होगा? तो ये 10% टैक्स पे कर रहा होगा। 10% बराबर होगा 4,000, तो 100% बराबर होगा 40,000। तो जो उसका 40,000 इनकम होगा ना उस पे वो 4,000 पे कर रहा होगा। जो उसका 40,000 इनकम होगा ना उस पे वो 4,000 पे कर रहा होगा, और जो बाकी वो 10% पे कर रहा होगा। लेकिन एक और 40,000 हिस्सा है उस पे वो 4,000 पे कर रहा होगा। हाँ, ये सवाल में एकदम आपके बात में दम है, इसमें हमें कोई संकोच नहीं है सर किसी भी तरीके का। अब अगर मैं ये स्टेटमेंट दूं, ध्यान से सुनना इस स्टेटमेंट को, अगर उसका 4 लाख से ना बढ़ के 3,60,000 बढ़ा होता, अगर उसका इनकम 3,60,000 से इंक्रीज होता तो जितना टैक्स वो पहले पे कर रहा था उतना ही टैक्स अभी पे करता, क्योंकि 40,000 कम बढ़ता तो 4,000 वो कम पे करता, वो कैंसिल हो जाता है ना। 40,000 उसका पैसे कम बढ़ा दिया मैं, और जैसे 40,000 कम बढ़ाया तो ये 4,000 उसे पे ही नहीं करना पड़ रहा है। अभी 4,000 नहीं पे करना पड़ रहा है, तो जितना वो पहले 14% पर पे कर रहा था
उतना भी 10% पर पे कर रहा है। हाँ सर। तो जो इंक्रीज हुआ वो 2 से हुआ, लेकिन मैं बोला नहीं, जो इंक्रीज हुआ वो 3,60,000 से हुआ। तो 3,60,000 बराबर है 2 यूनिट, 1 यूनिट बराबर है 1,80,000 के। तो जो उसका पास्ट इनकम होगा 18 5 90, 9 लाख होगा। लेकिन ये आप गलती मत करना कि बोलो कि जो इसका करंट इनकम होगा 18 7 126, 12,60,000 होगा, ये गलती हो जाएगा। उसका ओरिजिनल इनकम जितना है उससे 40,000 आपने कम किया है। उसका 9 लाख इनिशियल इनकम है, इस पे 4 लाख बढ़ के 13 लाख उसका करंट इनकम होगा। आप ये गलती नहीं कर सकते हो कि उसका करंट इनकम 12,60,000 है। नहीं नहीं, आपने अपने अकॉर्डिंग 40,000 कम किया था, जबकि उसका ओरिजिनली तो 4 लाख से बढ़ा था। तो 9 लाख से 4 लाख बढ़ के उसका करंट इनकम 13 लाख है, आपसे 13 लाख आंसर होगा। बात को समझे ना? वो 40,000 यहाँ 12,60,000 क्यों आया? क्योंकि आपने 40,000 यहाँ अपने निकाल के रख लिया था अलग, इस वजह से यहाँ 12,60,000 आ रहा था। ठीक है, ये बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। अगर ये पेपर में आता है तो अच्छे अच्छे की हालत खराब हो जाती है। अगले सवाल को सॉल्व करो। कमीशन बेस्ड सवाल है, ये सब अंडरस्टैंडिंग बेस्ड सवाल है, आपको ये सब सवाल करने में ज्यादा तकलीफ नहीं होगा। बोला एक कंपनी गिव्स 5.5% कमीशन टू हिज सेल्समैन ऑन टोटल सेल्स एंड 0.5% बोनस ऑन द सेल्स ओवर 10,000। 5.5% कमीशन दे रहा है और 0.5% बोनस दे रहा है उसको 10,000 के सेल पर। इट इज द सेल्समैन अर्न्स 1990, फाइंड द टोटल सेल। इस बात को समझो, पहले वो 10,000 पर उसे 5.5% मिला होगा। मान लो मैं एक लाइन ड्रॉ करूं, जब तक वो 10,000 कमाया होगा तब तक उसे 5.5% का कमीशन मिल रहा होगा, और जैसे ही वो 10,000 से ज्यादा कमाया होगा उस पे 0.5% और मिलके यहां पे उसे 5.5% का कमीशन मिलेगा, और इधर उसको 6% का कमीशन मिलने लग रहा होगा। कहानी यही है ना। जो अगर 12,000 कमाया तो 10,000 पे उसे 5.5%, 2,000 पे उसे 6%। मैं बोलूं कि मेरे लाल जो 10,000 है इस पे भी 0.5% दे दो। इससे क्या होगा, उसके ओवरऑल इनकम पे उसे 6% मिलने लगेगा, ओवरऑल सेल्स पर उसे 6% मिलने लगेगा। हाँ, तो मैंने पहला काम क्या करा कि जो 10,000 पे उसे 5.5 मिल रहे थे उस पे 0.5 और दे दिया। तो 10,000 पे जब हमने 0.5% दिया तो मुझे 50 रुपए और मिला। तो 1990 प्लस 50, अब साहब को 2,040 रुपए का कमाई होने लगा। और 2,040 का कमाई कब होने लगा? जब उन्हें टोटल इनकम पर 6% का कमीशन मिल रहा है। तो जो 6% है टोटल इनकम का वो 2,040 है, तो जो 1% है वो आपका 340 है, तो जो 100% है वो 34,000 है। क्लियर? यस सर। अगले सवाल को करो। अगला सवाल है आपके सामने, वो बोला है कि ऐसे सवाल अभी कम आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, आ ही नहीं रहे हैं। लास्ट 2 साल से देखोगे तो कमीशन बेस्ड सवाल और रेट बेस्ड सवाल नहीं आ रहे हैं। 5-6 साल पहले आए थे, फिर भी मैंने 2-3 सवाल रख लिया है। ए कंपनी गिव्स 12% कमीशन टू हिज सेल्समैन ऑन टोटल सेल्स एंड 1% बोनस ऑन द सेल्स ओवर 15,000। 15,000 के ऊपर 13% मिल रहा है और 15,000 तक 12% मिल रहा है। मैं पहला काम क्या बोला कि पहला काम ये करो, उसे 1% और दो। तो 15,000 का 1% कितना हुआ? 150। मैं बोला कि 150 रुपए और दे दो सेल्समैन को। जैसे ही 150 रुपए सेल्समैन को दोगे तो 13% सेल्समैन के पास जाएगा टोटल इनकम का कमीशन। लेकिन कंपनी के पास कितना आएगा? सर कंपनी के पास 87% आएगा। अब यहां बोला जा रहा है कि कंपनी के पास 52,350 आया है। ये कब आया है? जब ये 150 नहीं मिला है उसको। मैं बोला 150 दो इसमें से हटा के, तो मैं इसमें से हटा के 150 दे दिया उसे। मतलब कंपनी के पास कितना आया? 52,100।
52,100 कब आया कंपनी के पास? जब कमीशन 13% गया उसके पास। तो 87% बराबर है 52,100 की। कुछ गड़बड़ लग रहा है डेटा में मेरे लाल। हाँ, यहां 3 से 11 2 होगा ना, क्योंकि कट नहीं रहा था, मैं कैलकुलेशन कर लिया था। यहां 3 से 11 2 होगा ना। 87% बराबर है 52,200। तो आप निकाल लो 100% का वैल्यू, तो सीधे सीधे दिख रहा है 6 बार में जा रहा है। तो 1% बराबर है 600, तो 100% बराबर है 60,000। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ये आपका एक सीपीयू का आया हुआ सवाल था, इजी सवाल था, फिर भी रख लिया। कमीशन कमीशन लिखा हुआ था। कुछ लोग बोलते सर ये कैसे छूट गया। ए मार्केटिंग एजेंट अर्न्स कमीशन ऑफ 2% ऑन फर्स्ट 2 लाख, 1.5% ऑन नेक्स्ट 2 लाख एंड 1% ऑन द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ सेल्स मेड इन अ मंथ। वो कितना भी कमाता है, पहले 2 लाख पर उसे 2% मिलता है, अगले 2 लाख पर उसे 1.5% मिलता है, और उसके ऊपर वो जितना भी कमाए 1% मिलेगा। अब किया क्या, वो अप्रैल 2018 में 5,68,000 का सेल कर दिया। मुझे क्या, पहले 2 लाख पर उसे 2% मिलेगा। तो पहले 2 लाख का 2%, 2 दूना 4, 4,000 रुपए मिलेगा। अगले 2 लाख पर उसे 1.5%, 1.5 दूना 3, 3,000 रुपए मिलेगा। और जो 4 लाख के बाद बचा हुआ अमाउंट होगा वो कितना है मेरे लाल? 1,68,000। उस 1,68,000 पर 1% मिलेगा, तो 1,680 रुपए मिलेंगे। तो उसे टोटल कितना मिला? 4 3 7 1 8, 8680 रुपए कमीशन मिलेगा। क्लियर? यस सर। हल्का सवाल था, बहुत इजी। अगले सवाल को करिए। अगला सवाल है, अच्छा सवाल है। जनरली इसे रेशियो में रखते थे लोग, प्रोपोर्शन वाले में, लेकिन मैं इसे वो यहां पे करा रहा हूं। कमीशन में डरना नहीं है। ए सेल्समैन 2400 रुपए का बिक्री करता है तो X% कमीशन लेता है, तथा उसके ऊपर बिक्री करता है तो Y% कमीशन लेता है। यदि किसी महीने में 5400 रुपए की बिक्री करके 1400 रुपए का कमीशन बनाता है, तथा दूसरे महीने में 8400 रुपए की बिक्री करके 2400 रुपए का कमीशन बनाता है, तो X तथा Y का औसत ज्ञात करें। ये भी किसी पेपर का आया हुआ सवाल है, आई थिंक सिलेक्शन इलेक्शन पोस्ट का आया हुआ सवाल है। अब देखो, उसे पता है कि 24 तक उसे X% कमीशन मिलेगा, उसके ऊपर उसे Y% मिलेगा। हाँ, तो मैं बोला कि पहले 2400 पर X% मिला तो कितना मिला? 24X। और फिर जो बच गया कितना बचा? 5400 से 2400 घटाओ 3000, उस 3000 पर Y% मिला तो 30Y। 3000 का Y% 30Y आएगा। आप मेरे को ऐसे लिखने की तो नीड नहीं लग रही है कि ऐसे लिखूं, लेकिन उसे मिला कितना? 1400 का कमीशन। तो ये बराबर हो गया 1400। देखो, तेज बच्चा जो होगा ना वो सीधा डिफरेंस ले लेगा कि 5400 और 8400 का डिफरेंस है 3000 का, और 2400 और 1400 का डिफरेंस है 1000 का। तो 30% ऑफ Y बराबर है 1000। तो Y बराबर है 100/3। खत्म। अब अभी करा के दिखाऊंगा। अब मैं बोलूं कि 8400 रुपए की जो बिक्री हुई उसमें भी 2400 पर X% मिला होगा, तो सर 24X। और जो बच गया 8400 माइनस 2400, 6000। 6000 का जो Y% होगा वो बराबर होगा 2400 के। अब मैं यही बोल रहा था कि इन दोनों को घटाऊंगा तो 60 से 30 गया, कितना बचेगा? 30Y। और ये कितना बचेगा? 1000। तो Y बराबर होगा 100/3। आया कि नहीं आया आपके सामने? अब आपको क्या करना है, अगले वाले को भी काट लो, Y का वैल्यू पुट कर दो। यहां पे जैसे Y का वैल्यू पुट करोगे 100/3, तो ये हो जाएगा 1000। उधर ले जाओ तो 24X बराबर होगा 1400 माइनस 1000, तो X बराबर होगा 400/24। तो ये होगा 50/3। अब मेरे को निकालना है X और Y का औसत, मतलब X प्लस Y/2 का वैल्यू निकालना है। तो X प्लस Y कितना है? 100 प्लस 50, 150/3, 50/2, 25 विल बी द सही उत्तर ऑफ दिस सवाल। क्लियर? बढ़िया सवाल था ना? यस सर। चलो आ जाओ नेक्स्ट सवाल को करते हैं।
नेक्स्ट सवाल है मेरे लाल, मेरे भाई, मेरे यार, इन एन एग्जामिनेशन 35% स्टूडेंट फेल्ड इन वन सब्जेक्ट, 42% फेल्ड इन द अदर, 30% फेल्ड इन बोथ। वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। मैंने ड्रॉ किया 2 सर्कल और मैंने बोला कि 30% दोनों में फेल करे हैं, 35% एक में करें। तो ये पूरा अगर 35 है तो ये बचा हुआ 5% होगा। देख रहे हो ना कितना अच्छा अच्छा सर्कल खींच रहा हूं ऐसे ऐसे करके। बहुत परफेक्ट सर्कल बनाता था बचपन में, फिर भी मैडम ने कोई कुछ नहीं मिला, जीवन ऐसे खाली खाली चला। 35% इधर और 42% अदर में मिला, तो 30% अगर इसमें मिला है तो पूरा 42 होना चाहिए। तो जो बचा होगा 12 ये यहां होगा। अगर मैं बोलूं कि दोनों में मिलके 30 फेल किए और एक में 35, तो देखो एक में 35 हो रहा है। अगर मैं सिर्फ एक सर्कल देखूं तो 30 + 5 35, और सिर्फ एक सर्कल देखूं तो 30 + 12 42। जी हाँ, अगर मुझसे बोला गया कि इफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 2500 देन हाउ मेनी स्टूडेंट पास्ड ओनली वन सब्जेक्ट, किसी एक सब्जेक्ट में कितने पास हुए। मैं अगर आपसे बोलूं कि पहले आप ध्यान से समझना इस सवाल को, बहुत ही तगड़ा सवाल है। जो यहां फेल हुआ होगा किसी एक सब्जेक्ट में, वही किसी एक सब्जेक्ट में पास हुआ होगा। तो 12 और 5 17% लोग तो सीधा सीधा फेल हो गए सर। तो जो बच्चे होंगे 83% वही पास हो गए। एकदम नहीं, बिल्कुल ये गलती नहीं करना है, ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है। इस कहानी को आप समझो, ये गलती अगर आप कर गए ना तो आपका पूरा गेम बर्बाद हो जाएगा। यहां पे पहले आप पता करो कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। 2500, 30 12 42 5 47% लोग फेल किए। तो 2500 का 47% फेल कर गए। तो 2500 के 100, 25 7 175, 1175 टोटल फेल कर गए। लेकिन इसको तो पूछा नहीं है, आपसे ये बोला है ना कि कितने स्टूडेंट हैं जो ओनली इन वन सब्जेक्ट में पास किए। तो मैं अगर ये निकाल लूं कि कितने स्टूडेंट हैं जो ओनली इन वन सब्जेक्ट में पास किए हैं या फिर ओनली इन वन सब्जेक्ट में फेल किए हैं, तो काम हो जाएगा। सर 5% बच्चे हैं ना, वो किसी ना किसी एक सब्जेक्ट में फेल किए हैं, और जो 12% है ना वो किसी ना किसी एक सब्जेक्ट में फेल किए हैं। तो 12 और 5 17% किसी न किसी एक सब्जेक्ट में फेल किए हैं। तो 2500 का 17% निकाला तो 17 × 5 = 85, 17 × 2 = 34, 60 42, 425 बच्चे हैं जो किसी न किसी एक सब्जेक्ट में फेल किए। अब कहानी समझो, इस शब्द को ही समझना है। जो बच्चा किसी एक सब्जेक्ट में फेल किया होगा वही तो किसी एक सब्जेक्ट में पास किया होगा। लॉजिक समझ रहे हो? मान लो मेरे को मैथ का एग्जाम लिया गया और इंग्लिश का, मेरे को बोला गया कि मैंने इंग्लिश में फेल किया, सिर्फ इंग्लिश में फेल किया, इट मींस मैं मैथ में पास किया। ये जो क्या है ओनली वाला सेक्शन यही है। इस पार्ट को भूल जाओ, नहीं तो कंफ्यूज हो गए। ये जो है ना ओनली वाला सेक्शन है। ये बोला गया कि 5% बच्चे ओनली इस सब्जेक्ट में फेल किए। अगर आपसे पेपर लिया एसएससी, बोला मैथ और इंग्लिश पूछा जा रहा है, आप सिर्फ मैथ में फेल किए, इट मींस कि आप इंग्लिश में पास किए। तो ये सिर्फ एक सब्जेक्ट में फेल किया, इट मींस ये दूसरे में पास किया है। तो ये पास किया हुआ बच्चा है। ये सिर्फ एक सब्जेक्ट में फेल किया, इट मींस ये दूसरे में पास किया, तो ये भी पास किया हुआ बच्चा है सिर्फ एक सब्जेक्ट का। तो 12 5 17% बच्चे पास किए। तो आंसर विल बी 425। बहुत ही कंफ्यूजिंग सवाल है, काफी लोग एरर करते हैं बार बार इन सवालों को, क्योंकि वो भाषा को नहीं समझ पाते। भाषा को जो समझ जाता है वो कर लेता है। वैसे अभी वेन डायग्राम से सवाल आपके आ नहीं रहे हैं लास्ट 2-3 साल से, तो उतना आपको चिंताजनक नहीं स्थिति में जाना है। वेन डायग्राम से आ ही नहीं रहे सवाल। एक कक्षा में 70% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण होते हैं, गणित के परीक्षा में 65% उत्तीर्ण होते हैं, 27% दोनों में अनुत्तीर्ण होते हैं। ठीक है, मैं बोलूं कि दोनों में 27% फेल हो गए, ठीक है।
मैं बोलूँ 70% इंग्लिश में अगर पास किए तो 30% इंग्लिश में फेल किए होंगे। जी सर, तो मैं इंग्लिश का यहाँ लिखा, 3% सिर्फ इंग्लिश में फेल किए होंगे। पूरा 30 बना रहा है ना? हाँ। 65% मैथ में पास किया होगा, तो 35% मैथ में फेल किया होगा। जी हाँ, तो ये पूरा 35 बनाना चाहिए। तो हाँ 8%, 27 8 35। अगर मैं बोलूँ कि पूरे बच्चे फेल कितने किए, तो 27 3 30 8, 38% बच्चे फेल किए। और 38% अगर फेल किए तो पास कितने किए? 62%। लेकिन ये तो बोल रहा है नहीं, पास करने वाले बच्चे 248 है। तो 62% बराबर है 248, तो 1% बराबर है 4 के, सीधा सीधा दिख रहा है, 2 चौके 8, 6 चौके 24। 1% बराबर है 4 के, तो कुल 100% बराबर होगा 400 के। क्लियर है? यस सर, एकदम क्लियर है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देयर इज ए क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू फ्रॉम ICAR 2022। ये मैंने जानबूझ के नहीं कराया था, ये आपके लिए रखा था। आप लोगों को सॉल्व करना है और इसका आंसर हमारे नंबर पे मत भेजो। आप लोग ना जो हमारा ओपन डाउट है ना उसको कर लेना, उसमें आपको इसका आंसर बताना है। चलिए फिर मिलते हैं प्रॉफिट लॉस के नेक्स्ट सेशन में। प्रॉफिट लॉस में और तगड़े तगड़े सवाल आपके ICAR सिलेक्शन पोस्ट में आए हुए हैं, तो उन सबको हम लोग निपटा देंगे आने वाली सेशन में। अभी के लिए बाय बाय।